इंडिया प्लस न्यूज़ के यूपी महासंग्राम 2022 प्रोग्राम के अंतर्गत हम लगातार राजनेताओं से तो संपर्क कर ही रहे हैं, लेकिन अधिवक्ता समाज की अगर बात करें तो अधिवक्ता समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में वर्ण पूरे भारत में कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर की अगर बात करें तो काफ़ी आम लोगों के प्रति जो है उसका रुझान ये देखने को मिलता है कि वो लोगों के दिमाग को बनाता है। तो इसी सिलसिले में हमने सोचा क्यों न हम किसी ऐसे अधिवक्ता से बात करें जो राजनीतिक पकड़ भी रखते हों, राजनीतिक समझ भी रखते हों, राजनीतिक ज्ञान भी रखते हों, और उनका नाम है ज्ञान कुमार। क्योंकि नाम में ज्ञान लगा हुआ है तो काफ़ी उनको जानकारी भी है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज़ में। जी धन्यवाद आपका। आपने जो है मेरे से आज इस संबंध में बात करना उचित समझा। और मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसा इलाका है जहां में किसान में राजनीतिक चेतना बहुत ज़्यादा है। इसे जाट डोमिनेटेड एरिया कहते हैं और ये जानबूझ करके कहा जाता है जाट डोमिनेटेड एरिया। वैसे तो आप जैसे मुजफ्फरनगर देखें, यहाँ की पॉपुलेशन जब शामली भी इसमें शामिल था केवल 16% जाट थे, लेकिन ये डोमिनेट क्यों करता है? क्योंकि इसमें नेतृत्व का गुण है, इसमें संघर्ष का मादा है और इसमें व्यवस्था के प्रति जो है उसकी गलत नीतियों के प्रति अपनी क्षमता के साथ खड़े होने का और उसका प्रतिकार करने का सबसे ज़्यादा सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो जाट किसान है। तो ये जाट किसान जो है बीजेपी की तरफ गया था। यहाँ तक के अगर बात करें पिछले चुनाव लोकसभा चुनाव की, स्वर्गीय अजीत सिंह यहाँ मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े, संजीव बालियान ने बीजेपी की तरफ से लड़ते हुए उन्हें हरा दिया। तो कहीं ना कहीं जाट तो बिखर रहा है ना पूरे तरीके से। आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि जो 2013 में मुजफ्फरनगर में जो कम्युनल राइट्स हुए उसका प्रभाव जाटों के ऊपर भी बहुत बुरी तरीके से पड़ा और जो जाट काश्तकार थे वो भारी तादाद में जो है बीजेपी के साथ गए थे। मगर आज परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। सर अगर बात करें फिलहाल की, हमारा यूपी महासंग्राम प्रोग्राम चल रहा है, आम मतदाता से जैसे हम बात कर रहे हैं, आम मतदाता भारतीय जनता पार्टी से एक जगह आके बड़ा संतुष्ट हो रहा है। उसका कहना है कि जो पहले एक तरीके से गुंडागर्दी भरा मामला था वो समाप्त कर दिया है बीजेपी ने। दूसरी ओर 370, राम मंदिर, ये ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जो एक धार्मिक व्यवस्था है उसमें बड़ा फायदा पहुंचा रहे बीजेपी को। आपने बिल्कुल सही कहा। बीजेपी का एजेंडा ही केवल यह है कि धार्मिक और कट्टरता के नाम पर उन्माद पैदा किया जाए जनता के अंदर और जनता को विभाजित कर दिया जाए कम्युनल आधार पर। ये मंदिर बन गया, धारा 370 खत्म हो गई, ये इससे आम आदमी को क्या मिला? क्या उसकी बेरोजगारी खत्म होगी? क्या उसकी महंगाई खत्म होगी? वकील साहब आप जो है ना सर, आप पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं तो आपको तो लग रहा है कि रोजगार मिलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, चिकित्सा ये अच्छा होना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, आम मतदाता हूं, तो मेरे लिए मंदिर अहमियत रखता है। मेरे लिए भारत की जो अखंडता थी उस पर कहीं ना कहीं कश्मीर प्रहार करता था, वो मेरे लिए मायने रखता है। तो मैं तो वोट बीजेपी को करूंगा ना अगर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और पढ़ा लिखा भी हूँ और मेरी धार्मिक आस्था इस बात पर है कि राम मंदिर बनना चाहिए था। देखिए, धार्मिक आस्था की जहाँ तक आप बात करते हैं तो आपने राम मंदिर की बात करी। जो आर्य समाजी हैं वो मूर्ति पूजा के घोर विरोधी हैं, हिंदू हैं। जो सनातनी हैं उनमें भी कोई कृष्ण का पुजारी है, कोई राम का पुजारी है, कोई इन गुरुओं का पुजारी हो गया, एक नया ही सेक्शन बन गया। तो ये कहना कि साहब जो है आम आदमी, रोटी आम आदमी को भी चाहिए, मकान आम आदमी को भी चाहिए, आम आदमी को दवाई भी चाहिए। कोरोना में जिस तरीके से आम आदमी को इस सरकार में बेइज्जत होना पड़ा है, जिस तरीके से निर्ममता और निर्लज्जता के साथ जो है कोरोना में आम जनता की लाशें नदियाँ, गंगा जैसी नदी में भी बहती फिरी हैं, ऑक्सीजन नहीं मिली, बेड नहीं मिले, लोग जो है तरस गए जो है अपने आदमी को दवा दिलाने के लिए। दवाओं के दाम महंगे हो गए, जो दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाई। क्या इसका असर आम आदमी पर नहीं पड़ा? क्या इससे जो है धर्म वालों ने उन्हें बचा लिया? ये धर्म केवल जो है सरदार लोग ऐसे थे जिन्होंने कोरोना में जो है पूरी तरीके से गुरुद्वारों के माध्यम से जो है मदद की। ये मेरा तो मानना यह है कि ये जो धर्म के अड्डे बना रखे हैं इन्होंने, ये केवल लूट के अड्डे बना दिए इन्होंने।
आप ये मुझे बताइए, वकील साहब ये बहुत विवादित बात कहीं ना कहीं आपके समझ लीजिएगा, क्योंकि आपकी समझ मुझसे तो कहीं ज्यादा है, परंतु बहुत विवादित बात हो जाती है। धर्म के नाम पे बोलना यहाँ बहुत कंट्रोवर्सी को पैदा करता है। धर्म के नाम पे अगर कंट्रोवर्सी पैदा होती है और हम सच बात नहीं कह सकते तो हम इसके मायने कमजोर हैं। हमारा कर्तव्य यह है कि हम सच बात कहें। धर्म की आस्था पे हम किसी की पर ठेस नहीं करते। कोई राम को मानो, कोई कृष्ण को मानो, कोई महर्षि दयानंद को मानो, चाहे जिसको मानो, चाहे कोई गीता को मानो, चाहे कोई कुरान को मानो, मगर इसके मायने ये नहीं है कि उसकी आड़ लेकर के सामाजिक सरोकार जो हैं, जो समाज की गरीब जनता की जो बातें हैं, उनको दबा दिया जाए। ये देखिए नए नए मुद्दे लाते हैं। चुनाव आएगा, आपको रोज दिखाई देगा, टीवी पे आप खोल करके देखिएगा, क्योंकि मीडिया का सेक्शन एक जो है बहुत बड़ा सेक्शन इनके साथ बिका हुआ है, उस पर आपको रोज दिखाई देगा कि आज ड्रोन वहां दिखाई दिया, आज ड्रोन वहां दिखाई दिया, और बयान क्या आएंगे, भारत की सीमाएं सील कर दी गई हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर परिंदा पर नहीं मार सकता और ड्रोन आकर के हमारे अड्डे पर जो है हमारे रक्षा उन संस्थानों पर जो है बम गिरा सकता है, तो देश की सुरक्षा क्या कर रहे हैं हम? क्या यही देश की सुरक्षा है? पुलवामा में कौन लोग थे, आज तक सामने आया? जब आप एक पुलवामा के केस को नहीं सुलझा सकते, आप सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए केवल ड्रोन को नहीं गिरा सकते, और अगर विदेशी जहाज आकर के जो है बमबारी कर देंगे, तब क्या करेंगे? काहे की सीमाएं सुरक्षित की है आपने? आप केवल प्रोपोगंडा करते हैं। आपसे मेरा मतलब है जो इस समय रूलिंग पार्टी है वो केवल प्रोपोगंडा के ऊपर चल रही है। दिन रात हिटलर का कहना था और उसके मंत्रियों का कि एक झूठ को आप 100 बार बोलिए, लोग यकीन कर लेंगे। वही काम इनका है कि सुबह से शाम तक राष्ट्रवाद की बात करेंगे। राष्ट्रवाद, क्योंकि कोई भी आदमी हिंदुस्तान में, कौन आदमी ऐसा होगा जो ये कह दे कि साहब हम देश को कमज़ोर देखना चाहते हैं? कौन आदमी ऐसा होगा कि हम साहब विदेशी ताकतों को हिंदुस्तान पर हावी देखना चाहते हैं? कौन आदमी ऐसा होगा कि पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान में इंटरफेरेंस करे? कौन आदमी ऐसा होगा जो ये कहे कि भाई चीन हिंदुस्तान के ऊपर आकर के हिंदुस्तान की सीमाओं के ऊपर बैठ जाए? लेकिन इस सब के बावजूद ये सारे धर्म का मामला, बॉर्डर पर जो है ड्रोन का मामला, ये पुलवामा जैसे कांड, और अब तो आप देखिएगा जब तक ये चुनाव होंगे तब तक रोजाना मंदिर का मुद्दा, मंदिर जो है बन गया है, भव्यता आ गई है। भाई इस देश में हॉस्पिटल की ज़रूरत है, इस देश में जो है आपको जो है अच्छे शिक्षण संस्थानों की ज़रूरत है, इस देश में खेल की यूनिवर्सिटी की जो है ज़रूरत है। आज चिल्ला रहे हैं कि साहब आप देखिए 130 करोड़ के देश में अगर 6 या 7 मेडल हमारे खिलाड़ी लेकर के आ सकते हैं, और कौन खिलाड़ी? जिनको घर पे बेचारों को खाने के लिए रोटी नहीं थी, उनके माँ बाप ने दिन रात मेहनत करके जो है आप हॉकी टीम को जो है स्पॉन्सर करने वाला कोई नहीं मिला। बेचारे ने, नवीन पटनायक ने जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5 साल से जो है इस टीम का खर्चा उठाया। 1000 करोड़ रुपये जो है, कुल 1500 करोड़ रुपये जो है इसके ऊपर, खेल के ऊपर हमारी सरकार खर्च करती है। क्या कॉलेज लेवल से, स्कूल लेवल से स्टूडेंट्स को जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको जो है मदद दी जानी चाहिए? क्या ये वो ज़रूरी है? ये मंदिर ज़रूरी है? ये आप बताइए, रोटी ज़रूरी है या मंदिर ज़रूरी है? आपकी धर्म में आस्था है, आप घर पे कर सकते हैं, कौन रोकता है? आप मंदिर में जाना चाहते हैं जाइए, आप मस्जिद में जाना चाहते हैं जाइए, चर्च में जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन उसका सरकार के माध्यम से प्रचार करना और रोजाना टीवी पे आज मंदिर में इतने करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, इतना दान आ गया। अरे भाई, इस चीज़ से आप केवल ध्यान हटकाना चाहते हैं कि नौजवान नौकरी ना मांग सके, जिसको चिकित्सा नहीं मिली वो चिकित्सा ना मांग सके, जिसको जो है अपनी जो है पढ़ाई के लिए संसाधनों की ज़रूरत है वो उनका जिक्र ना कर सके, महंगाई का जिक्र ना कर सके। अब आप देखिए कि पेट्रोल 100 रुपये से क्रॉस कर गया बहुत सी जगह, इसका असर गरीब की रोटी पे पड़ता है। वो तो कह रहे हैं कि हम 200 भी खरीद लेंगे, लेकिन हमको जो है बीजेपी गवर्नमेंट ही चाहिए, क्योंकि उसने जो है हमारे से जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं और सुरक्षा प्रदान की है। आप मुझे बताइए बीजेपी ने कौन सा वादा किया, पूरा करा? 15 लाख रुपए सालाना का था, वो 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आगे ये मोदी जी चिल्ला करके कहते थे कि पेट्रोल का दाम 35 रुपये होना चाहिए। स्मृति ईरानी चिल्ला के कहती थी पेट्रोल का दाम 35 रुपये होना चाहिए। हो गया 35 रुपये पेट्रोल का दाम, एकदम जो है 100 को क्रॉस कर दिया। इन्होंने कहा कि एफडीआई नहीं होनी चाहिए। जब ये इन सब बातों के बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या स्थिति रहने वाली है इस बार उत्तर प्रदेश की? इस बार उत्तर प्रदेश में
मैं समझता हूं जिस तरीके से किसानों के अंदर आक्रोश है, और अगर ये आक्रोश इसी तरीके से बरकरार रहा तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से बीजेपी का नाम लेने वाला आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पर लास्ट में स्पष्ट कर दिया है कि किसानों के अंदर आक्रोश है। लगातार हम कोशिश करेंगे और इस दावे की जांच भी करेंगे, आम मतदाताओं से जुड़ रहेंगे। आप भी जुड़ रहिएगा हमारे साथ और इस प्रोग्राम को ऐसे ही देखते रहिएगा, आगे बढ़ाते रहिएगा। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।